नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के टेस्ट पेपर के बारे में। आपका फर्स्ट पेपर में जो 75 क्वेश्चन आंसर आपको पूछे जाएंगे, उसकी अपन ने टेस्ट पेपर की एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके ये लगातार अपन आपको स्टडी मटेरियल है वो लगातार आपको टेस्ट पेपर है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पीछे के जो टेस्ट पेपर हैं उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से आप उन टेस्ट पेपर के बारे में देख सकते हैं। देखिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपके पास में समय समय के ऊपर पहुंचते रहें। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि सभी को अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। देखिए, आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। आज का जो टेस्ट पेपर है उसका पहला क्वेश्चन है, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। तो अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह फतीक के प्रयासों के द्वारा हुई थी। तो विजय सिंह फतीक क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। 1920 में अजमेर में जन जागरण हेतु राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर के नवीन राजस्थान और वर्धा में राजस्थान केसरी नामक जो समाचार पत्र है उसकी स्थापना करने का कार्य किया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है। तो कल मैंने आपको जो टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था। देखिए, 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय कोटा रियासत को दिया जाता है। 1833 ईस्वी में इस पर रोक लगाई गई थी और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेटिक। तो लॉर्ड विलियम बेटिक के समय में राजस्थान में सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक लगाने का कार्य 1833 ईस्वी में किया गया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन से सुधार कार्य किए गए थे। तो ब्रिटिश काल के अंतर्गत स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया गया था, बाल विवाह पर भी जोर दिया गया था, विधवा विवाह जो है उस पर भी जोर दिया गया था। तो उपरोक्त सभी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ब्रिटिश काल में स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और बाल विवाह की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए गए थे, इसलिए ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ में गांव में वितरित की जाती थी वो कौन सी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया था। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों में भेजा गया था जो विद्रोह के अंतर्गत शामिल थी, और रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। तो चपाती क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि संदेश के माध्यम से गांव में वितरित की जाती थी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ में बगावत की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने की थी, एरनपुरा छावनी के क्रांतिकारी हैं उन्होंने की थी। एरनपुरा क्रांतिकारी है, उन छावनी है, उनके क्रांतिकारियों ने 21 अगस्त को 1857 को एजेंट टू गवर्नर जनरल के पुत्र को गोली मारकर विद्रोह किया था, और चलो दिल्ली मारो फिरंगी ये जो नारा है ये नारा देते हुए दिल्ली की ओर उन्होंने प्रस्थान किया था। तो एरनपुरा क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था। तो कहाँ से प्रारंभ किया था, दिवेर से प्रारंभ किया था। दिवेर के किले का मुख्तार सम्राट अकबर का काका सुल्तान खान था। प्रताप ने अक्टूबर 1582 में उस पर आक्रमण करके दिवेर युद्ध वहां स्थित मुगल सेना को हरा दिया था, और दिवेर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर मेवाड़ को मुगलों से मुक्त कराने में अभियान है उसका सूत्रपात किया था। तो ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो सेकंड आपको दे रखा है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ में संबंधित नहीं थी। तो कौन सी रचना है, देखिए, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, ये तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। हरिजन महात्मा गांधी के द्वारा, द होली फैमिली महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखी दी गई थी। ये जो द होली रचना है वो कार्ल मार्क्स की रचना है, न कि महात्मा गांधी की, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। हिंद स्वराज है वो भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। तो द होली फैमिली महात्मा गांधी की रचना न होकर किसकी रचना थी, ये कार्ल मार्क्स की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पश्चिमी भारत के किस धार्मिक समुदाय को लोक हितवादी कहा जाता है। तो गोपाल हरि देशमुख है, उनको कहा जाता है, पश्चिमी भारत के गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी
धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो अमृतसर को उनकी धार्मिक राजधानी के नाम से जाना जाता था। लाहौर रणजीत सिंह की राजधानी थी, जबकि धार्मिक राजधानी कौन सी थी? अमृतसर थी। इनका शासनकाल की बात करें तो 1801 से लेकर 1839 तक इन्होंने रणजीत सिंह ने शासन किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक है वो निम्नलिखित में से कौन था? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक है वो कौन था? मोहम्मद शाह था। तो मोहम्मद शाह क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। देखिए नादिर शाह के आक्रमण की बात करें तो 1739 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था दिल्ली के ऊपर, और उस समय मोहम्मद शाह वहाँ का शासक था। नादिर शाह ने 1739 में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित करके दिल्ली के शाही खजाने, मोती, हीरे, जवाहरात, ये सभी तख्ते ताउस है उसके ऊपर अधिकार कर लिया था। तो मोहम्मद शाह क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त जो तुकाराम है वो जहांगीर के समकालीन थे, इसलिए जहांगीर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तुकाराम के काल की बात करें तो 1608 से लेकर 1650 ईस्वी का इनका काल है। मराठा भक्त संत थे ये, तथा कृष्ण के अनुयायी थे। तो ये दो दो मुगल शासकों के समकालीन थे, जिनमें पहला आता है जहांगीर और दूसरा आता है शाहजहां। तो देखिए यहाँ पर अपने को शाहजहां का ऑप्शन इन चारों में से नहीं दे रखा है, केवल जहांगीर का ही ऑप्शन दे रखा है, इसलिए जहांगीर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको शाहजहां का ऑप्शन इस क्वेश्चन में मिलता और तो शाहजहां और जहांगीर देखिए बाद में तीसरा ऑप्शन आपको ये मिलता ए व ब दोनों, तो इसमें क्या हो जाता ए व ब दोनों वाला इसमें क्वेश्चन है वो इसका राइट आंसर हो जाता। तो इस क्वेश्चन में फिलहाल इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड होगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था अब्दुल लाहौरी। तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अब्दुल हमीद लाहौरी एक यात्री था जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। इसे शाहजहां ने राजकीय इतिहासकार नियुक्त किया था और बादशाह नामक पुस्तक की रचना है वो इन्होंने ही की थी। शाहजहां के काल का ये वितरण है। तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसने 56% स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं वह कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये हम्पी में ये स्थित है। विजय विठल मंदिर है वो हम्पी में स्थित है और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसका निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखना किसके द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण? कृष्णदेव राय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस मुगल सम्राट के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना संपूर्ण कारखाना स्थापित कर लिया था? तो जहांगीर के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत ने अपना सर्वप्रथम कारखाना है वो स्थापित कर लिया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। इसने जहांगीर से सूरत 1613 में फैक्ट्री खोलने की अनुमति है वो प्राप्त की थी, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर है वो हम्पी के अंतर्गत स्थित है, इसलिए हम्पी इसका राइट आंसर होगा। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में पड़ता है आपका ये हम्पी, और तुंगभद्रा नदी के किनारे ये आपका जो विरूपाक्ष मंदिर है वो स्थित है। विश्व धरोहर की सूची में विरूपाक्ष मंदिर है उसको शामिल किया गया है। इसका निर्माण की बात करें तो अभी भी अपन ने बात की थी कृष्णदेव राय की अपन ने बात की थी। कृष्णदेव राय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था 1509 ईस्वी के अंतर्गत। तो ये भी आप ध्यान में रखना। विरूपाक्ष जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? हम्पी में स्थित है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था? तो अणुव्रत जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा करवाया गया था? जैन धर्म ने इसका प्रतिपादन है वो किया गया था। देखिए जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं जिनकी बात करें तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के पालन का विधान है। तो ये जो 5 महाव्रत हैं इनको आप ध्यान में रखना, अक्सर एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन है वो पुटअप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के क्रम है वो इस प्रकार है। तो 4 जो युग हैं वो कौन कौन से क्रम है उसमें आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आता है जो सृष्टि है उसके संपूर्ण काल को 4 भागों में बांटा गया है, और 4 कौन कौन से हैं? पहले आपका आता है कृत्य, और उसके बाद में आता है त्रेता युग, बाद में द्वापर युग और बाद में कलयुग। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, कृत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ऑप्शन जो थर्ड हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड दे रखे हैं, जिसमें आपको दे रखा है DIEHARD शब्द के पहले तीसरे और बाद में 5वें और 7वें अक्षर के कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में से उसका तीसरा अक्षर है वो कौन सा होगा? देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका तीसरा अक्षर कौन सा आएगा? ऑप्शन सेकंड यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपको दे रखा है छात्रों की एक कतार में राधिका बाएं से 11वें स्थान पर दे रखा है और बाद में अनुकंपा है वो दाएं से 13वें स्थान के ऊपर दे रखा है, परंतु वह कतार में बाएं से राधिका से एक पहले आ जाती है, यानी कि राधिका से एक पहले इधर से आप आएंगे तो राधिका से एक पहले आ जाती है ये। तो बताइए कि कतार में कुल कितने छात्र होंगे। तो देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो कतार के अंतर्गत इसमें टोटल कितने छात्र आएंगे। इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई भी छात्र है वो नहीं दे रखे, यानी कि आपको जो नन ऑप्शन जो दे रखा है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन जो फोर्थ आएगा वो इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यदि 2 दिसंबर 1990 को क्या था, रविवार है, तो 2 जनवरी 1991 को कौन सा वार होगा। तो कौन सा वार आएगा इसमें, बुधवार आएगा, बुधवार इसका राइट आंसर होगा। 2 दिसंबर के बाद में 2 जनवरी तक शेष दिन कितने आएंगे, 31 में से 2 माइनस करोगे, बाद में 29 में 2 जोड़ोगे तो जनवरी के 31 में 7 का भाग दोगे तो 3 शेष बचेंगे। तो जनवरी के 2 जनवरी को कौन सा वार आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ऑप्शन जो इसमें फर्स्ट दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। देखिए इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपसे सोल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बता दूंगा सोल्व करके। देखें ये आपको दे रखे हैं प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, बिल्कुल इजी दे रखा है। बोर्ड मास का नियम अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको भाग का चिन्ह है वो सोल्व करना है, उसके बाद में मल्टीप्लाई का चिन्ह है वो सोल्व करना है, और बाद में आप जोड़ और बाकी में से किसी को भी सोल्व कर सकते हो। यानी सबसे पहले आपको भाग वाला चिन्ह है वो सोल्व करना है। इसमें ये जो चिन्ह दिए गए हैं इनको क्वेश्चन के अनुसार परिवर्तित कर लेना, और बाद में जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका जो 65 आएगा 65 वो क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पासा से रिलेटेड दे रखा है और दे रखा है 6 अंक है उसके अंकित वाली फलक के ठीक पीछे कौन सा अंक आएगा। तो 6 जो अंक है जिस भी फलक के ऊपर छपा हुआ है उसके ठीक विपरीत कौन सा अंक आएगा, 4 आएगा, 4 का आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये एक आकृति वाला में से दे रखा है, आकृति पूर्ण करनी है आपको। ये जो यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, यहाँ पर कौन सी आकृति इस आकृति को पूर्ण करती है ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर आएगा। ये आकृति इस आकृति को पूरी तरीके से भर देगी और यही आकृति इसको पूर्ण करती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से असत्य कथन आपको पहचानना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो एग्जाम में गेस कर पाना मुश्किल होता है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान में देखना। सभी प्राकृत संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं भी हैं। तो देखिए प्राकृत संख्याएं वो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक चलती रहती हैं। तो ये जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। बिल्कुल सही कथन दे रखा है, ये इसका क्या होगा, सही कथन है। नेक्स्ट सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, ये कथन इसमें क्या है, गलत है। सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है सभी पूर्णांक वास्तविक संख्याएं, तो ये भी आपको सही दे रखा है, सभी पूर्णांक होते हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं वो वास्तविक संख्याएं भी हैं, ये भी आपको सही दे रखा है। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो इसमें असत्य दे रखा है और यही बताना था कि असत्य कथन आपको कौन सा दे रखा है। तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए x बराबर 0 के लिए px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इसका मान आपको बताना है। तो इसका मान कितना आएगा, 3 क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। इजी दे रखा है, आपको बिल्कुल आराम से सोल्व कर सकते हो। x का यहाँ पर मान आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का योग कितना दे रखा है, आपको 9 दे रखा है, ठीक है। यदि उस संख्या में आपको 27 जोड़ना है तो नई संख्या के अंक हैं वो वही रहेंगे, बस उनका जो क्रम है वो आपस में बदल जाएगा। तो आपको जो संख्या है वो कौन सी होगी ये बताना है। तो वो संख्या कौन सी आएगी, 36 क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो आप आराम से। नेक्स्ट आपको दे रखा है, एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगुनी और इसकी लंबाई से क्या दे रखी है, आधी दे रखी है। कौन सी चौड़ाई है वो लंबाई से आधी है और ऊंचाई से क्या है, दुगुनी दे रखी है। यदि कमरे का आयतन है वो आपको 512 घन मीटर दे रखा है तो कमरे की लंबाई कितनी होगी वो आपको बताना है। तो कमरे का आयतन है 512, इसके बराबर में इसका जो सूत्र है वो इसमें रख देना अक्स मानकर, और बाद में इसका जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पर कितना आएगा, इसकी लंबाई 16 मीटर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको देखा है, एक वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह होता है। एक वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह क्या होता है, देखिए इसका राइट आंसर होगा 1/2 ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हिंदी से रिलेटेड दे रखे हैं, पवन शब्द में कौन सी संधि है। पवन शब्द में कौन सी संधि है, अयादि संधि का ये उदाहरण है। स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उसी में एक अयादि संधि होती है, तो अयादि संधि क्या है, पवन में निहित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अन उपसर्ग का प्रयोग कौन से में हुआ है, अनुपयोग में अन जो उपसर्ग है उसका प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा होगा। तो महात्मा शब्द का विलोम शब्द कौन सा होता है, दुरात्मा होता है, इसलिए ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्षर शब्द का अन्य दूसरा अर्थ कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो अक्षर शब्द का अर्थ कौन कौन से होते हैं, देखिए इसमें सत्य होता है,
धर्म है वो भी होता है, ब्रह्म भी होता है, ब्रह्मा नहीं होता है। ब्रह्मा जो शब्द है वो अक्सर शब्द का दूसरा अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखा अंश शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो अंश जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, कंधा होता है। अंश का मतलब क्या होता है, कंधा होता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है जिस शब्द से किसी काम को करना अथवा होना पाया जाए उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्रिया के नाम से जानते हैं अपन। क्रिया की डेफिनेशन है, साधारण सी डेफिनेशन शायद आपको पता भी होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है शब्दावली से रिलेटेड असेंट। असेंट का मतलब क्या होता है, कोई अनुमति, सम्मति या फिर जो अनुमोदन होता है उसको किस नाम से जानते हैं, असेंट के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इंग्लिश से रिलेटेड दे रखे हैं। द बॉयज आर लिसनिंग टू माई लेक्चर सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग। तो ये जो आपको रेखांकित आपको जो वर्ब दे रखी है इसके स्थान पर कौन सी सूटेबल आएगी। तो देखिए यहाँ पर सिंस दे रखा है, इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है और परफेक्ट कंटिन्यूअस की वर्ब आएगी इसके अंतर्गत। तो देखिए हैव बीन लिसनिंग क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ही प्रेजेंटेड मी ए बोक्यूट ऑन माई बर्थडे, यानी कि मेरे जन्मदिन के ऊपर एक उन्होंने गुलदस्ता है वो मेरे सामने प्रस्तुत किया था। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो देखिए यहाँ पर मी दे रखा है, इसको तो आप सब्जेक्ट बनाओगे, सब्जेक्ट बनाओगे मी का तो क्या बनेगा, आई बनेगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, आई आ जाएगा। उसके बाद में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आता है। पास्ट इंडेफिनिट जो आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो किस में चेंज होता है, वाज या वर्ब में चेंज होता है। लेकिन अपना सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई के अनुसार वाज आएगा, फिर वर आएगा तो वाज आएगा। तो आई वाज आ जाएगा। आई वाज आपको कौन से ऑप्शन दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, आई वाज उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो मेन वर्ब आपको प्रेजेंट दे रखा है तो इसकी प्रेजेंटेड वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद में ए बोक्यूट आएगा, तो ए बोक्यूट आपको इसमें दे रखा है। बाद में ओन माई बर्थडे, बाद में बाई लगा के आपका जो ये सब्जेक्ट है ये किस में बदल जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है नेहा सेड टू मी वाई डिड यू नॉट चेंज योर क्लॉथ्स। तो देखिए ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे रखा है। जब आप इसको चेंज करोगे तो देखिए डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है, इसका मतलब कनेक्टिव के रूप में क्या आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड ही प्रयोग होगा। और शेड टू को किस में बदलेंगे अपन, आस्क्ड में बदलेंगे। तो नेहा आस्क्ड मी, तो नेहा आस्क्ड मी डब्ल्यू एच वर्ड के रूप कनेक्टिव के रूप में डब्ल्यू एच वर्ड आ गया। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट यू है, ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट आपका क्या दे रखा है, मी दे रखा है, तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा आपका, आई बनेगा। तो यहाँ पर आई आ गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आएगा डिड आपको दे रखा है, इसका मतलब ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, इसका मतलब यहाँ पर हेड आ गया। और बाद में हेड, नोट और चेंज्ड, योर किस में चेंज हो गया, यहाँ पर योर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ये माई में चेंज हो गया। और बाद में क्लोथ्स। तो आप ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है वही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बिसाइड्स अदर प्रोविजंस दैट शॉपकीपर डील्स डैश कॉस्मेटिक टू। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके अंदर यहाँ पर क्या आएगा, डील्स इन कॉस्मेटिक टू। तो इन क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है द डैश हैव रिसीव्ड ओवर लेटर बाई नाउ। तो इसके अंदर क्या आएगा, शुड आएगा। द शुड हैव रिसीव्ड ओवर लेटर बाई नाउ, शुड इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है ही रिफ्यूज्ड टू डैश द मशीन। तो ही रिफ्यूज्ड टू स्टार्ट द मशीन, स्टार्ट क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको देखा है शिक्षा के विकास के लिए व्यवस्थित योजना को क्या कहा जाता है। तो इसे कौन सी योजना कहा जाता है, शैक्षिक नियोजन के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रशासक को निम्नतम से उच्चतम की ओर प्रशासकीय सत्ता के हस्तांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसको केंद्रीयकरण कहते हैं। ये जो कथन है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये एल वाइट का क्या है, ये कथन है, इसलिए एल वाइट क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको दिया गया है राजस्थान में राजकीय IAS संस्थान है उनकी संख्या कितनी है। तो कितने संस्थान है, 2 संस्थान है राजस्थान में। गवर्नमेंट IAS जो संस्थान है उनकी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। देखिए IAS का पूरा नाम क्या होता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी ऑफ एजुकेशन क्या होती है, IAS की फुल फॉर्म होती है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी ऑफ एजुकेशन, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद का उद्देश्य क्या है। तो अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद का उद्देश्य क्या होता है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ही अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाओं का पद किस स्तर के अधिकारी का पद होता है। तो ये उपनिदेशक का ये पद होता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदेश प्रकाशित होते हैं, तो किस में प्रकाशित किए जाते हैं, शिविरा पत्रिका के अंदर प्रकाशित किए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान यानी RIE किसके अधीन संचालित है? तो किसके अधीन संचालित होती है ये? NCERT के अधीन संचालित होती है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय का नाम परिवर्तित कर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान यानी RIE कब रखा गया था? तो ये 1965 में इसका नाम है वो परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट आपको देखा है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के उद्देश्य हैं। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का उद्देश्य क्या होता है? जिला स्तर पर शैक्षिक परियोजनाओं का निर्माण करना, सेवापूर्व व सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, शैक्षिक प्रशासन व शैक्षिक सुधारों का विकेंद्रीकरण करना। उपरोक्त सभी क्या होगा? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के उद्देश्य के अंतर्गत ये जो तीनों कार्य होते हैं वो क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। इसलिए ऑप्शन जो फोर्थ हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखा विद्यालय प्रबंधन समिति का पदेन सदस्य सचिव कौन होता है? तो प्रधानाध्यापक है वो विद्यालय प्रबंधन समिति का पदेन सदस्य सचिव होता है। नेक्स्ट आपको देखा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो देखिए थोड़ी देर पहले अपन ने इसकी बात की थी। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का उद्देश्य ही यही होता है। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं इनको निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा है वो प्रदान करना। तो ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है कुशल श्रमिकों के लिए नवीनतम मजदूरी दर निर्धारित की गई है। तो 227 रुपये है वो कुशल श्रमिकों के लिए नवीनतम मजदूरी दर है वो निर्धारित की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से ध्यान रखना। इसको 227 रुपये क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है राज्य का मानव विकास सूचकांक 2015 तैयार किया जा रहा है जिसका विषय रखा गया है। तो इसका विषय क्या रखा गया है? समानता और स्थायित्व इसका विषय रखा गया है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? तो चंबल बेसिन के अंतर्गत राजस्थान का वो प्रदेश है जहां पर बीहड़ मिलते हैं। चंबल बेसिन में बीहड़ मिलते हैं। राज्य में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है वो माधोपुर यानी कि सवाई माधोपुर और करौली जिले के अंतर्गत स्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क लगा लेना आप। देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा जिप्सम। जिप्सम इसका राइट आंसर होगा। राज्य का पश्चिमी भाग है उसमें लवणता की मात्रा है मिट्टी में वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड ये भी पाया जाता है। तो ये लवणीय जो मिट्टी होती है उसकी ऊपरी सतह है उसके ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण जो भूमि होती है वो नमकीन हो जाती है, यानी कि उसमें उपजाऊ की जो समस्या है वो कम हो जाती है। यानी क्षारीयता की समस्या है वो ऊंचाई की अधिकता के कारण उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण मिट्टी में खारापन हो जाता है। और क्षारीयता की समस्या होने के कारण वहां पर उसकी समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देगा खारी नदी जिसका अपोहा तंत्र का अंग है वह कौन सा है? तो वो कौन सा है? ये बंगाल की खाड़ी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में खारी नाम से 2 नदियां हैं जिनमें एक है वो अरब सागरीय और दूसरी है वो बंगाल की खाड़ी, यानी राजसमंद से विजराल ग्राम की जो पहाड़ी हैं वहां से निकलती है और ये राजसमंद भीलवाड़ा अजमेर टोंक जिलों में बहकर बनास नदी में मिल जाती है। तो ये कौन सी प्रवाह का है? बंगाल की खाड़ी का क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देगा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स उद्योग है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये डीडवाना के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। डीडवाना क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है साइकिल का टायर अचानक फट जाता है यह क्या दर्शाता है? तो ये रुद्धोष्म प्रक्रिया है उसको दर्शाता है। रुद्धोष्म प्रक्रिया के कारण साइकिल का टायर है वो अचानक फट जाता है। आपके अगर 12th में फिजिक्स सब्जेक्ट जिस भी कैंडिडेट कर रहा है उसको ये मतलब ये जो घटना घटित होती है वो इसको आराम से समझ सकता है। साइकिल के टायर को अचानक फटने पर बहुत कम समय में टायर की जो हवा होती है वो अचानक से फूल जाती है, जिससे ऊष्मा का जो स्थानांतरण है उसको समय नहीं मिल पाता। ऐसे में ऊष्मारोधी परिवर्तन होता है और रुद्धोष्म परिवर्तन के नाम से उसको जानते हैं। तो रुद्धोष्म प्रक्रिया इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इसके अंतर्गत रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? तो क्यों बचाते हैं? क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारे जो टिमटिमाते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, इसलिए वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तारों का प्रकाश विभिन्न वायुमंडलीय परतों से गुजरता है और अपवर्तन के बाद में हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण हमें रात में तारे हैं वो टिमटिमाते हुए चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है भारत में न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण है वो किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था? ये पोखरण में किया गया था। और पोखरण आपका कहाँ पर पड़ता है? जैसलमेर जिले के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है
लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस है वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ध्यान में रखना, लिटमस रासेला एक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इसका अम्ल सूचक के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। तो लाइकेन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपि है। तो कौन सा है वो? गिबन है। गिबन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में ही केवल ये पाया जाता है कपि गिबन है। यह छोटे आकृति में वृक्षों के ऊपर पाए जाने वाले एक आधुनिक कपि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भ्रूण की अपरापोषिका किस में सहायक होती है? तो भ्रूण की जो अपरापोषिका होती है वो उत्सर्जन के अंतर्गत सहायक होती है। तो उत्सर्जन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। यूरिया अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनका उत्सर्जन करने के अंतर्गत ये सहायक होती है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो कौन होता है? भारत देश का जो राष्ट्रपति है वही भारत देश की जो तीनों सेनाएं जल थल और वायु, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। तो ऑप्शन जो फोर्थ दे रखा है वही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय संस्थानों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो ये वित्त आयोग का गठन है वो किया जाता है। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना करता है, जिसमें एक तो अध्यक्ष होता है और 4 क्या होते हैं इसके अन्य सदस्य होते हैं। देखिए इसके लिए मैंने आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवा भी रखा है। इंडियन पॉलिटी नाम से जो अपनी प्ले लिस्ट है उसमें जो फोल्डर बना हुआ है वहाँ पर जाकर आप उसके बारे में देख सकते हैं। तो वित्त आयोग क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? यानी कौन सी नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? तो लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा अपनी कार्यपालिका जो शक्तियाँ होती हैं उसके अधीन भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति करता है, वायुसेना अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति वो नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में भारत को क्या कहा गया है? देखिए संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इसलिए ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो इसका राइट आंसर होगा। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको रह गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में यह घोषणा की गई है कि इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया दैट इज भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ऑप्शन जो फर्स्ट हो जाएगा वही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। यही अनुच्छेद फर्स्ट में कहा गया है जैसा कि अभी अपन ने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देखते हैं। तो कौन से में देखते हैं ये अपन इसकी प्रस्तावना के अंतर्गत देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। इसकी जो प्रस्तावना है, इसकी जो उद्देशिका है उसमें अपन को भारत है वो लोकतंत्र के आदर्शों का है, ये अपन को देखने को मिलता है। नेक्स्ट दे रखा है, स्वातंत्र्यवाद किसका द्योतक है? तो स्वातंत्र्यवाद है वो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का द्योतक है। इसलिए ऑप्शन जो थर्ड होगा वो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्थानीय सरकारें आधार हैं। तो स्थानीय जो सरकारें होती हैं वो लोकतंत्र का आधार होती हैं। स्थानीय सरकारों का आधार क्या होता है? लोकतंत्र होता है, क्योंकि लोकतंत्र का जीवन बनाने के लिए लोगों की सहभागिता जरूरी होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो चाहे वे हजारों गलतियां करें, इसलिए डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो स्थानीय जो सरकारें होती हैं वो किसका आधार होती हैं? लोकतंत्र का आधार होती हैं। इसलिए ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, कंप्लीट पेपर फर्स्ट के अपन ने बात की है। 75 क्वेश्चन अपन ने इस पेपर में इंक्लूड किए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके।